चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं कूलॉम्स लॉ। इसके पहले आपको हम थोड़ा-सा जानकारी देना चाहते हैं कि आवेश, चूँकि आवेश का बार-बार नाम आएगा तो हम जान लेते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश की परिभाषा क्या होती है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी दूसरे पदार्थ को वह आकर्षित करता है या प्रदर्शित करता है, तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आपको जानकारी है कि जो समान आवेश होते हैं, आप धनात्मक और धनात्मक अगर हम लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा। लेकिन यदि विपरीत आवेश हम लेते हैं, धनात्मक ले लेते हैं या ऋणात्मक ले लेते हैं, तो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मुझे यही गणना करना है कि भाई समान आवेश हैं या विपरीत आवेश हैं, तो उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन कितने फोर्स से होता है। कूलॉम यही बताने का पूरा प्रयास किए थे कि भाई 2 आवेश हैं, तो उनके बीच में बल कितना लग रहा है। चलिए हम यहाँ कुछ मान लेते हैं। एक हम आवेश मान लेते हैं Q1, दूसरा हम आवेश मान लेते हैं Q2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, हमें मान लेते हैं कि ये R है। इन दोनों के बीच की दूरी Q1 और Q2 के बीच की दूरी हम R मान लेते हैं। तो कूलॉम ने क्या बताया था कि जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगता है, वह चार्ज Q1 के समानुपाती होगा। अगर Q1 ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, Q2 कम तो फोर्स कम। जो फोर्स लगेगा वह Q2 के भी समानुपाती होगा और जो फोर्स लगेगा वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के आपके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ध्यान दीजिए कि भाई 2 आवेश हैं, समान आवेश हैं तो रिपल करेंगे, तो कितने फोर्स से रिपल करेंगे इसके बारे में बताया था, कूलॉम ने बताया। क्या बताया कि यदि 2 आवेश हैं Q1 और Q2 हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपका R रखा गया है, तो जो फोर्स लगेगा वह पहले आवेश के समानुपाती होगा, जो फोर्स लगेगा वह दूसरे आवेश के समानुपाती होगा, जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम तीनों समीकरणों क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। समीकरण 1, 2 और 3 को क्या करें हम? संयोजित कर देने पर तो क्या होगा? मुझे क्या मिलेगा? फोर्स समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। अब ये आपका फोर्स हो गया, ये बल लगेगा। हम जब कंबाइन कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, तो इतना काम करेगा। अब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो मुझे एक रखना पड़ेगा कांस्टेंट। हटाएंगे तो रखना पड़ेगा कांस्टेंट। F यहाँ रखते हैं समानुपाती कांस्टेंट C, Q1 Q2 बटे R²। ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में F C एक कांस्टेंट है, समानुपाती कांस्टेंट नियतांक है Q1 Q2 बटे R²। अब ये जो C है ये 2 बातों पर निर्भर करता है। C का मान 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, हम कौन सा मात्रक ले रहे हैं, दोनों आवेश का हम मात्रक कौन ले रहे हैं इस पर निर्भर करेगा। दूसरा, हम कौन से माध्यम में हम इसे ले जा रहे हैं, हम एयर में हैं, हवा में हैं या जल में हैं, वाटर में हैं, ग्लास में है, डायमंड में है, कौन सा माध्यम हम ले रहे हैं, ग्लिसरीन ले रहे हैं कि बेंजीन ले रहे हैं, तो माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो जो वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स अपॉन, यह 2 बातों पर निर्भर करता है C का मान। पहला हम यहाँ ले रहे हैं, पहला हम ले रहे हैं यहाँ पर MKS सिस्टम, हम पहला ले रहे हैं MKS पद्धति ले रहे हैं। और इसी का जो है आपका जो दूसरा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एयर या वैक्यूम, हवा या निर्वात। ध्यान दीजिए, ये जो C का मान है, C का मान हम डायरेक्ट से नहीं लिख सकते, इसका मान 2 बातों पर निर्भर करता है। हम चार्जों को हम किस मात्रक में मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, दूसरा हम किस माध्यम में ले रहे हैं, दोनों बातें हैं। दोनों बातें आपको जानना जरूरी है, डायरेक्ट लिख देने से काम नहीं बनता, दोनों बातों का आपको होना जरूरी है।
अच्छा, तो एमकेएस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम ले रहे हैं। इसमें जो सी का मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना इसका मान होता है। और होता कितना है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सी का मान है वह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला जो है कौन सा माध्यम ले रहे हैं, एमकेएस ले रहे हैं कि सीजीएस ले रहे हैं। दूसरा हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं, कौन सा माध्यम ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं कि वैक्यूम ले रहे हैं, कि ये वाटर ले रहे हैं, ग्लिसरीन ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो हम पहला ले रहे हैं कि सी बराबर क्या, हम एमकेएस में काम कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम ले रखे, दो काम कर रहे हैं। सी का मान इसमें क्या होता है, एयर वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान इतना होता है, इसका मात्रक ये होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, इसका मात्रक आपका ये होता है। अब रख दो एफ बराबर मान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये हुआ फोर्स, ये फोर्स हुआ कि भाई हम काम कर रहे हैं एमकेएस में और एयर लिए रखे हैं, तो जो बल होगा, जो फोर्स का जो मान होगा, दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये लगेगा। यदि हम माध्यम बदल दें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा साइड में खड़े हो जा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम ले रहे हैं, एमकेएस में ही काम कर रहे हैं, अब ले रहे हैं जो है, हम ले रहे हैं एनी अदर मीडियम, कोई अन्य माध्यम ले रहे हैं। तो उसमें जो सी का मान होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर के क्या होता है, के आपका क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक हिंदी में बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता, इसको बोलते हैं। और के क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। हम एमकेएस में काम कर रहे हैं, पहला हमने लिया एयर वैक्यूम लिया, तो अब सी का मान इतना होगा। अगर हम मीडियम को चेंज कर लेते हैं, कोई भी मीडियम लगा देते हैं, तो सी का मान क्या जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लग जाता है आपका। तो जो मान होगा एफ बराबर आपका सी Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर जो मान होगा मीडियम में, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लग जाता है Q1 Q2/r²। ये जब हम किसी मीडियम में निकालेंगे, मीडियम एयर में है कि वैक्यूम में है कि ग्लिसरीन में है कि एल्कोहल में है, किसमें चार्ज रखे गए हैं, हम उसका मान निकालते हैं। तो आपका ये मीडियम का फोर्स निकला के का मान क्या होता है कि कोई भी मटेरियल कितना डेंस है, कितना सघन है, उसी का हम मेजरमेंट करते हैं। के का मान अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर एयर है, एयर में या वैक्यूम में, निर्वात में, के का मान आपका 1 होता है। अगर हम यही लेते हैं वाटर, जल लेते हैं, तो के का मान आपका लगभग 80 होता है। अलग अलग जर्नल्स वाले, अलग अलग किताब वाले अलग अलग लिखते हैं। कोई जो है आपका 68 लिखता है, 78 लिखता है, कोई 79 लिखता है, कोई 81 लिखता है, तो अलग अलग चीज़ें लिखते हैं। और इसी मेटल में के का मान आपका क्या होता है, अनंत होता है।
तो के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावर्तनांक क्या होता है, कोई भी मीडियम कितना डेंस है, कितना सघन है, उसी का मेजरमेंट, उसी के माप को हम क्या बोलते हैं, परावर्तनांक बोलते हैं। यह यूनिटलेस होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, बीमा लेस होता है, बीमा भी इसका नहीं होता है। अगर हम इसका कुछ मान निकालना चाहें, इसका अनुपात निकालना चाहें, सवाल इस पर कैसे लगते हैं ये भी देख लीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आपने एयर में देखा जो फोर्स निकला और मीडियम में जो फोर्स निकला, उन दोनों को देख लीजिए आप। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आपने जब एयर में निकाला था, एफ ए बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये एयर में निकला था। अगर हम इसे एयर कर देते हैं, एयर वैक्यूम था, और अगर हम मीडियम में निकाले थे, किसी माध्यम में निकाले थे, तो क्या लग गया था 1/4 यहाँ लग गया था के, ये आपका Q1 ये Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, हम दोनों क्या करते हैं, अनुपात ले लेते हैं। ये कट गया, ये आपका कट गया, के बचा है 1/4 है, फिर 1 है, के पहुंच जाएगा ऊपर, तो एफ ए बटे एफ एम बराबर क्या हो जाएगा आपका के। तो के क्या, जो इसकी परिभाषा क्या बनाते हैं कि भाई जब दोनों चार्जों को हम एयर में रखे थे, हवा में रखे थे, और जब दोनों चार्जों को हम किसी माध्यम में ले गए, इन दोनों के बीच का जो लगा फोर्स के जो अनुपात है, दोनों के बीच के लगे जो फोर्स के अनुपात है, उसे क्या बोलेंगे, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देंगे। और भी आप कह सकते हो, कि आप एफ एम को ध्यान ले जाओ, एफ आई बटे क्या हो जाएगा आपका के बराबर आपका एफ एम, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो फोर्स हम निकाले हैं, ये ऐसे निकाले हैं कि जब ये हम केस में काम कर रहे हैं, भाई किस यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना वो जरूरी है। हम डायरेक्ट से ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे आप वहाँ ग्रेविटेशनल वहाँ पर देखे थे कि m1 m2 दो आपके द्रव्यमान थे, इनके बीच डिस्टेंस आपका d था, तो यह बराबर क्या था आपका g m1 m2 बटे d स्क्वायर। वहाँ g का मान सार्वत्रिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, लेकिन यहाँ पर c का मान निर्भर करेगा। ये g का मान चाहे जहाँ आप चले जाओ मान उतना ही रहेगा, उसके मान में कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर c का मान दो बातों पर निर्भर करता है, कौन सा हम यूनिट ले रहे हैं और कहाँ हम मीडियम कौन सा माध्यम ले रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अच्छा, ये तो एमकेएस की बात हुई। अब हम बात करते हैं सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस में कितना मान इसका होगा। वीडियो को पॉज करके आप जो है इसे नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मान कुछ और होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मान कुछ और होता है। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्थिर वैद्युत कहते हैं। हमारे जो दोनों चार्ज हैं वो रेस्ट में है, स्थिर, इसलिए करते हैं। चलिए ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अपलोड करिए, हम अगला बता रहे हैं आपको। आपने जो फोर्स निकाला था इन दोनों के बीच में, जो बल निकाला था वो क्या निकाले, वो निकाले भाई F बराबर C Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये निकाले आपने, आप ये निकाले। अब हम ले रहे हैं दूसरा, हम ले रहे हैं CGS सिस्टम। हम एमकेएस में काम किए थे, अब सीजीएस में काम कर रहे हैं। इसमें पहला हम ले रहे हैं एयर या वैक्यूम, हिंदी में लिख देते हैं हवा या निर्वात। इसमें जो सी का मान होता है वह होता है 1। इसमें ये हम केस में देखो सी का मान 1/4 था, लेकिन इसमें सी का मान आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 1 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो, यह बराबर Q1 Q2 बटे, ये हो गया, ये हो गया।
अब हम बात करें MKS में हम बात किए थे इसमें, अब हम बात करें CGS में बात कर रहे हैं। तो CGS में क्या होगा, अब देखिए पहला हम एयर वैक्यूम ले रखे हैं, अब CGS में ही हम जो दूसरा ले रहे हैं वो ले रहे हैं एनी अदर मीडियम, कोई एनी अदर मीडियम ले रहे हैं। तो जो C का मान होता है वहां पर वह हो जाता है 1/K। आप देख रहे हैं MKS में और CGS में ये C का मान कितना बदलाव दे रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो F यहाँ पर हम माध्यम ले रहे हैं एनी अदर, तो ये हो जाएगा आपका C का मान हम क्या रखते हैं 1/K Q1 Q2 बटे R², ये हो गया। अगर हम दोनों का अनुपात निकालें F है अगर हम करते हैं Q1 Q2 बटे R² और F हम कर दें 1/K Q1 Q2 बटे R² कट जाएगा, तो ये F है बटे क्या हो जाएगा FM बराबर K। वहां पर भी MKS में भी यही देखा व्यवस्था और CGS में भी यही व्यवस्था आप देख रहे हैं, K का मान आप ऐसे देख रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यह कोई भी मीडियम कितना डेंस है, कितना सघन है या विरल है, उसी का मेजरमेंट हम करते हैं। तो ये आपका मान होता है। एक इसका वेक्टर फॉर्म हम अगले वीडियो में आपको बनाएंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। जहां भी दिक्कत हो, जहां समस्या हो बोली भाषा शैली में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर सुधार भी करेंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके आगे हम वेक्टर फॉर्म इसका पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई कूलाम्ब ला का वेक्टर फॉर्म, ठीक।